गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे से हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। +1 कॉमर्स के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में हमारा टॉपिक चल रहा है कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक। कर चुके हैं, फिर भी थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत और है, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो और एक्सप्लेन करने ज़रूरी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये परफॉर्मा तो आपको आ ही गया बनाना। पहला पॉइंट ये है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन ए कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। कैश और बैंक कॉलम की जो कैश बुक है उसमें इनको एंट्री को रिकॉर्ड करिए। बैंक ओवरड्राफ्ट 12,000। शुरू में हमारे पास बैंक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, बताया था ओवरड्राफ्ट जब हमारा ऑपोजिट बैलेंस हो, यानी बजाय मेरे बैंक में पैसे होने के कुछ पैसे एक्स्ट्रा निकाल रखे हो बैंक से, उसे कहते हैं ओवरड्राफ्ट। तो देखिए यहाँ पे क्रेडिट में लिखेंगे ये 2020 और मार्च 1, इधर भी 2020 मार्च 1। 12,000 रुपये क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस BD। और कौन सा बैलेंस है, यानी कैश का है या बैंक का है? बैंक का। ऑपोजिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, तो यहां पर तो नहीं, लेकिन यहां पे लिखेंगे 12,000 रुपीज। ठीक है। कैश इन हैंड 10,000 है, कैश का तो हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस BD 10,000। क्या ये दो BD हैं? नहीं नहीं, एक ही है। पर क्या हुआ कि एक का बैलेंस डेबिट था कैश का और ओवरड्राफ्ट का क्रेडिट था। अगर दोनों के दोनों इधर के बैलेंस होते तो मैं एक ही बैलेंस BD लिख कर दोनों को लिख देता, यहां पर कैश का, यहां पर बैंक का। ठीक। नेक्स्ट, चेक रिसीव्ड फ्रॉम श्याम। श्याम से चेक मिला, इसमें नहीं लिखा कि कब जमा कराया, लेकिन यहां पे जरूर लिखा है चेक रिसीव्ड फ्रॉम श्याम डिपॉजिट इनटू बैंक। तो यदि ना लिखा हो कि कब जमा करवाए, पूरे क्वेश्चन में देखना पड़ेगा आपको। अगर कहीं नहीं लिखा तो आप मान के चले उसी दिन जमा करवा दिया, लेकिन अगर बाद में जमा करवाया तो फिर तो क्लियर ही है। चेक रिसीव्ड फ्रॉम श्याम, डिस्काउंट अलाउड। हमने श्याम रिसीव्ड फ्रॉम श्याम, श्याम से चेक मिला और हमने उसे डिस्काउंट अलाउ कर दिया, छूट दे दिया। यानी क्या हुआ होगा, 4800 का तो चेक मिला और 200 रुपये हमने डिस्काउंट दे दिया। मतलब क्या निकला बेटे, श्याम से हमने 5,000 लेने थे। हमने कहा श्याम हमारी पेमेंट करो ना। श्याम ने कहा सर 4800 का चेक दे दूं, 200 रुपये छोड़ दो। हमने कहा चलो यार कोई बात नहीं। तो देखिए 5,000 का हिसाब कैसे बना, क्योंकि मेरे पास चेक मिला और उस दिन तो जमा करवाया ही नहीं, तो कहां जाएगी एंट्री? जर्नल प्रॉपर में। कहा? जर्नल प्रॉपर। याद आया प्रॉपर बेटे? जो बच्चे पहली बार मेरा लेक्चर देख रहे, अगर कोई ऐसा बच्चा है तो प्लीज बीच में से ना देखें, ना आपके समझ में आएगा, ना मैं आपको सेटिस्फाई कर पाऊंगा। हाँ, टॉपिक को स्टार्टिंग से देखिए तब समझ में आएगा। तो जर्नल प्रॉपर, जर्नल प्रॉपर में लिखेंगे। और कैसे लिखेंगे? चेक इन हैंड डेबिट। कितने का चेक है? 4800 का। टू श्याम, श्याम गिवर है, कितने का गिवर है? 5,000 का। श्याम गिवर है 5,000 का, चेक मुझे मिलेगा 4800 का, और 200 रुपये में डिस्काउंट दे दूंगा, वो डेबिट होगा। क्या लिखेंगे? डिस्काउंट अलाउड डेबिट। डेबिट लिख दिया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। बोलिए, ये एंट्री इसमें नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि इसमें केवल कैश और बैंक से रिलेटेड एंट्री जाती है,
इस वक्त तो चेक इन हैंड है, जब किसी ने मुझे चेक दिया मैंने अभी बैंक में जमा ही नहीं करवाया, तो आज नहीं जाएगी। ओके, ये तारीख हो गई आपकी 2 तारीख, 2 मार्च 20। 3 मार्च को चेक रिसीव्ड फ्रॉम श्याम डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जो चेक हमें शाम से मिला था अब जमा करवा रहे हैं। आज तो रिसीव्ड हुआ ना, तो 3 तारीख को इधर रिसीव साइड में लिखेंगे, 3 तारीख को 2। अब क्योंकि वो चेक जाएगा, ठीक है, शाम ने दिया मैं मानता हूं, लेकिन शाम ने तो कल दे दिया था ना भाई, तो आज भी देखिए कल जब मुझे चेक मिला मैंने रजिस्टर में शाम का नाम कर दिया, शाम आपकी तरफ से चेक आ गया, ठीक है। आज वो चेक अगले दिन मैं बैंक में जमा कराऊंगा, तो जो चेक इन बन गया वो चेक इन हैंड खत्म होगा। तो चेक इन हैंड को आप यहां पे लिखेंगे टू चेक इन हैंड अकाउंट। और कहाँ बैंक के खाने में कितने का चेक है? 4800 रुपये का है, इसलिए 4800 रुपये, ठीक है। 4800 रुपये इसका यहां आ जाएगा, ठीक है बच्चे। अच्छा अब चलते आगे। अब 4 तारीख को श्याम चेक डिसऑनर्ड। श्याम का चेक डिसऑनर हो गया, अनादरित हो गया, कैंसिल हो गया। बैंक ने कहा जी इसमें तो पैसे नहीं है, या कोई और प्रॉब्लम है, या सिग्नेचर नहीं मिलते, व्हाट्सएवर कुछ भी हो, बैंक ने मना कर दिया, मैं तो पैसे नहीं दे पाया। तो जब चेक कैंसिल हो गया और मैंने इधर पैसे बैंक में बढ़ा रखे हैं, देखिए जब चेक मिला था और बैंक में जमा कराया था, मैंने सोचा बैंक जमा कर ही लेगा, ठीक ठाक होगा, लेकिन बाद में पता चला कि वो तो चेक ही कैंसिल हो गया। तो ऐसे में 4 तारीख को कैंसिल हुआ है, तो इसलिए 4 तारीख को इसे कैंसिल करना पड़ेगा बाय शाम। चेक इन हैंड नहीं, शाम। देखिए इस एंट्री को रिवर्स मानना नहीं, इसको भी बल्कि क्यों रिवर्स मानना पड़ेगा, चेक इन हैंड नहीं, शाम को आप जो क्रेडिट कर चुके थे शाम को दोबारा से डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो शाम के लिखेंगे बाई शाम। अब रही बात कितने का चेक होगा, वो तो यहां तो 4800 का ही होगा, लेकिन शाम जो है 200 रुपए डिस्काउंट ले गया था ना पहले, यानी जब उसने मुझे 4800 का चेक दिया था और 200 रुपए का था, सर माफ कर दो, मैंने कहा चल कोई बात नहीं माफ कर दिया। अब चेक ही कैंसिल हो गया तो 200 रुपए उसके माफ मानो ना, अब वो माफ भी कैंसिल। तो इसलिए हम कहेंगे भाई श्याम पूरे 5000 के हैं, अब तो आप 5000 दोगे मुझे, और बल्कि अगर कहीं फाइन लग जाए तो वो भी, अगर 10-20 रुपए कहीं फाइन लग गया तो वो भी शाम से लेंगे। तो यहाँ पर बेटे 4800 रुपये तो यहाँ करेंगे शाम को, ठीक है, और यहाँ पर भी करेंगे एक जर्नल एंट्री में, वो क्या, शाम को डेबिट करेंगे, इस शाम को कैंसिल करेंगे 200 रुपये से, 200 रुपये की कहानी से, क्योंकि 200 की तो यहाँ बनी नहीं ना बेटे, और 200 रुपये जो डिस्काउंट अलाउड किया गया था उसको कैंसिल करेंगे। तो डिस्काउंट अलाउ को यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 200। ये आपको जर्नल प्रॉपर में एंट्री लिखनी पड़ेगी। यस, यही समझाना चाहता था। 4800 रुपये तो बैंक में कम हो जाएंगे, क्योंकि मैंने जब इधर 4800 जोड़े हैं तो इधर 4800 कम होंगे। हाँ, अगर क्वेश्चन में कह दे कि जी 20 रुपये फाइन भी लग गया तो मैं यहाँ पे 4820 रुपये कर देता, 20 रुपये भी उसके सिर मर देता कि आप दोगे, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में अभी तो कहा नहीं है, आगे जब कोई आएगा उसमें देख बताऊंगा। पर यहाँ डिस्काउंट जो मैंने दे दिया था वो भी कैंसिल हो जाएगा, वो छूट कैंसिल। अब आगे के टाइम में हम सोच के बताएंगे देंगे कि नहीं देंगे। ओके बेटे, क्लियर है? चलिए, ये मेरा 4th पॉइंट भी हो गया। गिव ए चेक टू नरेश फॉर कैश परचेज ऑफ फर्नीचर। गिव ए चेक टू नरेश, आपने नरेश को चेक दिया, क्यों दिया? फॉर कैश परचेज ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा, और जब पैसे देने की बारी आई तो हमने कहा नरेश चेक दे दूं, उसने कहा सर बहुत अच्छी बात है चेक दे दो, मुझे क्या दिक्कत, तो हमने चेक काट के दे दिया, तो पेमेंट तो हुई ना। तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे
कितनी तारीख को? 5 तारीख को। बाई, अब ये समझ में नहीं आ रहा क्या लिखूं। नरेश को दिया है, एक तो लिखूं नरेश, अभी मुझे नहीं पता क्या लिखना है, और एक लिखूं फर्नीचर। ऐसे सोच के देखें, इसकी जनरल एंट्री बना के देखें। हमने नरेश को चेक दिया, ओके, क्यों दे रहे हो? नगद फर्नीचर खरीद रहे हो, यानी फर्नीचर खरीद रहे हो और चेक दे रहे हो। तो अगर मैं एंट्री बनाऊं, एंट्री तो चेक बना तो बैंक डेबिट, सॉरी बैंक से तो पैसा जाएगा, टू तो बैंक होगा, और डेबिट क्या होगा? फर्नीचर, नरेश नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब मैंने नगद ही खरीद लिया तो नरेश का क्या हिसाब किताब है? नरेश का कुछ है ही नहीं। जब पैसे की वजह हमने उसको चेक ही दे दिया तो फिर क्या रहा बेटे? ठीक है बच्चे, तो ये था। ओके, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर? बाई नरेश नहीं लिखेंगे, बाई फर्नीचर लिखेंगे। हटा दूं इसको, तो क्या लिखेंगे? बाई फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। और कहां से? चेक से 8,000 रुपये। लीजिए, इसको मिटा दो बेटा, ये तो मिटा देते हैं तो समझाने के लिए, ठीक। 5 तारीख भी हो गई। रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम सुरेश फॉर कमीशन, सुरेश से कमीशन के बदले में चेक मिला। जैसे हमने कोई काम किया होगा, फिर हमने कमीशन लेना था सुरेश से, सुरेश ने कहा सर चेक दे दूं, मैंने कहा दे दो भाई चेक, तो चेक आया मेरे पास, तो आया है ना, तो इधर होगा। और यहां पे लिखेंगे टू, क्योंकि अब इससे आगे ये तो क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा है, आगे भी क्वेश्चन पढ़ रखा है मैंने, मैं अभी कराऊंगा, लिखूंगा, तो उसमें कहीं नहीं लिखा कि चेक बाद में जमा कराए, तो नहीं हुआ तो मान के चलते हैं कि ऐसे क्वेश्चन का ना, बल्कि आप वर्किंग नोट लिख देना। वर्किंग नोट जानते हैं ना, नीचे लिखकर कि जो 6 तारीख की एंट्री है, क्योंकि उस सुरेश से चेक मिला और बाद में कहीं नहीं कहा गया है कि कब जमा कराया, तो मान के चलते उसी दिन करा दिया होगा। इसलिए यहां पर क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे 6 तारीख को। अब सोच के बताओ, टू सुरेश लिखूं या टू कमीशन लिखूं? जैसे फर्नीचर का मामला था उसी तरह से हो गया। ठीक है, चेक तो कोई ना कोई व्यक्ति देगा, पर किस बात पे दिया? मैंने कमीशन का लिया है, तो यहां पर मेरे लिए कमीशन है, ना कि सुरेश। टू कमीशन अकाउंट, और बैंक के खाने में आ जाएगा रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम सुरेश 5,000 रुपीज। पीछे एक लेक्चर में मुझसे एक गलती हो गई, एक बच्चे ने बल्कि बाद में कमेंट करके बताया कि सर आपने यहाँ से कोई रकम गलत उठा दी है। मे बी कई बार ना देखने में जल्दी में ऐसा हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, मेन बात तो आपको समझ में आना जरूरी है। अगर कई बार टोटल भी गलती हो जाए कोई बात नहीं, आप समझ लीजिए भाई टोटली गलत किया, बाकी सर सवाल समझा रहे हैं, कई बार ना नजर ऊपर नीचे हो जाती है बेटा, ठीक है। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। 6 तारीख की एंट्री भी हो गई। अब इशूड ए चेक फॉर पेटी कैश। ये पेटी कैश क्या होता है? पेटी कैश, पेटी कैश को लघु रोकड़ कहते हैं, फुटकर रोकड़, छोटा कैश। ये क्या होता है? देखिए बच्चों, एक बिजनेस में एक कैशियर है। अब उस कैशियर ने बड़ी पेमेंट भी करनी होती है, बड़ी पेमेंट रिसीप्ट भी करनी होती है, छोटी भी करनी होती है। कोई 5 लाख रुपए लेके आया, बैठिए सर, 5 लाख गिनने में समय लगता है। इतने में माली आया, सर मेरे को 50 रुपए दे दो, ये जो दराती है या गंडासा है इसको थोड़ा सा धार लगवानी है। या तो 5 लाख वाले को कहेगा रुक जाओ मैं पहले इसको पेमेंट कर दूं, या उसको कहेगा आप बैठ जाओ थोड़ी देर पहले मैं ये कर दूं। इतने में रिक्शा वाला आ गया, सर वो सामान आया, मैं इसके ये बिल है 200 रुपए का, मुझे 200 रुपए दे दीजिए। बड़ा कैशियर के ऊपर बोझ ज्यादा हो जाएगा। छोटे छोटे काम, छोटे छोटे तो होते ही है, होंगे बिजनेस में तो, लेकिन उसकी वजह से उसकी कंसंट्रेशन बिगड़ जाती है। और खुदा ना खास्ता कभी कोई बड़ी पेमेंट भूल जाए तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी, या छोटी भूल जाए वो भी नुकसान ही है। चलो छोटी में थोड़ा घाटा फिर भी नुकसान तो है ना,
तो क्या करते हैं ये बिजनेस में, एक छोटा कैशियर बना देते हैं, ठीक है। अब उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कि आपको मैं पैसे दे देता हूं, मान लीजिए 5,000, आपने इसी में से खर्चे करने हैं, बस खर्चे करने हैं, रिसिप्ट नहीं करना किसी से। अगर किसी से पैसे आए वो तो आएंगे मेरे पास, आपका काम है सिर्फ छोटे मोटे एक लिमिट दे देते कि इससे ज्यादा के खर्चे आपने नहीं करने, छोटे छोटे खर्चे, कोई 20, 50, 100, 200, 500 जो भी है ये आप करते रहिए, और जब खत्म हो जाए तब मेरे पास आ जाइए, हिसाब ले आइए, बाकायदा वाउचर वगैरह ले आओ बना के, बिल वगैरह ले आओ, मेरे को हिसाब दिखा दो, मैं चेक कर लूंगा। बड़ा मेन कैशियर कह रहा है, मेन कैशियर, छोटे कैशियर को पैटी कैशियर बोलते हैं इसको, जो पैटी कैश बुक संभालेगा वो पैटी कैशियर होता है, लघु रोकड़िया, ठीक है, पैटी माने छोटा। तो इस तरीके से, तो सबसे पहले हम पैटी कैशियर को पैसा दे रहे हो, तो भाई आप वो भी चेक से दे रहे हो तो पैसा तो जाएगा ना, इसलिए तो मेन कैश बुक है, तो यहां से तो जाएगा, तो यहां से जाएगा, तारीख हो जाएगी 7 और लिखेंगे बाई पैटी कैश अकाउंट। अच्छा कितना गया, 6,000 रुपये, 6,000 का चेक हो जाएगा। अब वो पैटी कैशियर का भी वैसे क्वेश्चन हम बाद में कराएंगे, जब ये लेक्चर यह कंप्लीट हो जाएगा तब शायद इससे अगला लेक्चर उसी से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं पैटी कैश का कराऊंगा, अभी तो एक बार मोटी बात समझ लीजिए। चले आगे, चल अब इससे आगे और पॉइंट्स जो है वो लिख देता हूं और फिर क्वेश्चन करें। अब आगे देखिए, ये 8वां पॉइंट है, 8 तारीख है। इंस्ट्रक्टेड द बैंक टू इशू ए बैंक ड्राफ्ट फॉर ₹7,000 इन फेवर ऑफ चंदन। इंस्ट्रक्टेड द बैंक, हमने बैंक को इंस्ट्रक्ट कर रखा है, इंस्ट्रक्ट मतलब उसको निर्देश दिया हुआ है, क्या, टू इशू ए बैंक ड्राफ्ट, कि एक बैंक ड्राफ्ट जारी कर दो। बैंक ड्राफ्ट मैंने पहले भी बताया था, ओवरड्राफ्ट बैंक ड्राफ्ट अलग अलग है। ओवरड्राफ्ट क्या है, ये है, क्लियर हो गया ना, कि जब बैंक में जितना आपका पैसा अगर उससे ज्यादा निकाल लो उसे कहते हैं ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट एक लायबिलिटी है जो कल को चुकानी है। बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, बैंक ड्राफ्ट होता है कि क्योंकि अगर आप किसी को चेक देते हो, आज मेरे पास 1 लाख रुपया मेरे बैंक में है, मैंने 50,000 का चेक काट के दे दिया, वो बंदा 3 महीने तक कभी भी जाके बैंक में चेक जमा करा सकता है, लेकिन वो गया ही नहीं अभी, मतलब 3 महीने नहीं हुए, अभी कुछ ही टाइम हुआ, इधर मुझे कहीं पैसे की जरूरत पड़ गई और मैंने वो पैसा यूज कर लिया, और अगर वो बाद में वो बंदा जिसको मैंने चेक दिया है वो बैंक में जाके जमा करवाए और मेरे खाते में पैसे कम पड़ जाए तो चेक डिसऑनर हो जाएगा और इसकी पेनल्टी भी लगेगी और कई बार तो सजा भी है। हाँ, तो ये तो था चेक का मामला, यानी चेक में एक खतरा है कि डिसऑनर हो सकता है। बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, बैंक ड्राफ्ट होता है कि पहले हम बैंक में पैसे जमा करवाते हैं जितने का हमें चेक ड्राफ्ट बनाना है, और फिर बैंक उतना पैसा हमारा अलग रख लेता है। अब वो मेरे अकाउंट में नहीं रहता पैसा, वो अलग कर लेता है बैंक, और उस पैसे को उतने का एक ड्राफ्ट काट देता है। अब ये ड्राफ्ट 100% पे होगा, तो ड्राफ्ट की खास बात है 100% पे होगा, डिसऑनर नहीं होगा। और चेक की क्या बात थी, चेक डिसऑनर भी हो सकता है। तो चलो हमारे लिए यहाँ पे कोई फर्क नहीं है फिलहाल, कि इंस्ट्रक्टेड द बैंक टू इशू बैंक ड्राफ्ट, हमने बैंक ड्राफ्ट काटने के लिए बैंक को कहा 7,000 का इन फेवर ऑफ चंदन, चंदन के लिए, यानी हमने चंदन को देना होगा। तो देखिए पहली बात तो पेमेंट होगी। द बैंक चार्ज 20 फॉर इशूइंग द ड्राफ्ट, और बैंक ने 20 रुपए ड्राफ्ट बनाने के काटे, यानी बैंक बोला जी मैं फ्री में तो नहीं करूंगा, मैं भी काम करता हूँ, मेरे यहाँ जो वर्कर काम कर रहे हैं, एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, उनकी भी तो सैलरी जाती है, क्योंकि आप में टाइम तो लगेगा आपका ड्राफ्ट बनाने में, तो इसलिए तो यहाँ पर 8 तारीख को बाई चंदन, अब बैंक में से जाएंगे पैसे 7,000। अब सवाल आया ये 20 रुपए चार्ज लगा है, इसे कौन भुगते? एक बात,
चंदन को भुगतना चाहिए क्योंकि चंदन को मैं ड्राफ्ट दे रहा हूं। दूसरी बात, मैं अपनी सुविधा के लिए दे रहा हूं, क्योंकि कई बार जैसे गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई बच्चा अप्लाई करता है तो वहां पे तो मांगा ही ड्राफ्ट जाता है, तो ड्राफ्ट जाता है आपको देना पड़ेगा, तो अब गवर्नमेंट आपका चार्ज थोड़ा देगी कमीशन का। तो इसी तरह से हो सकता है कि हमने ही पेमेंट करनी हो चंदन को और हम ड्राफ्ट दे रहे हैं, मतलब ये हुआ कि ये जो 20 रुपए का चार्ज है वो हमें भुगतना होगा। इसलिए इसमें हम चंदन को नहीं लिखेंगे, अलग से दोबारा एंट्री एक और लिखेंगे, बाय बैंक चार्जेस अकाउंट, और 20 रुपए भी बैंक में से ही जाएंगे, बैंक हमारे अकाउंट में से काट लेगा 20 रुपए। तो किसके लगे? हमारा लगा। अगर क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा हो कि दिस अमाउंट विल बी बोर्न बाय चंदन, कि ये खर्चा चंदन भुगतेगा, तो फिर मैं यहाँ चंदन के अकाउंट में 7020 रुपए लिखूंगा कि ये 20 रुपए भी चंदन के हैं, मतलब 20 रुपए भुगतेंगे। ठीक है, तो वैसे ज्यादातर चांसेस में यही होता है, क्वेश्चंस में ये होता है कि हमें भुगतना है, पर अगर क्वेश्चन कहता है कि ना ये तो चंदन ही भुगतेगा, तो भाई चंदन के अकाउंट में डाल देंगे, फिर अलग से बैंक चार्ज नहीं लिखेंगे, हमारा बैंक चार्ज नहीं होगा। अब आगे आ गया, पॉइंट हो गया 8th। 9th, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अनिल ऑन बिहाफ ऑफ सुनील। अनिल से कैश मिला, सुनील के बिहाफ पर मिला, मतलब सुनील ने हमारे पैसे देने थे और सुनील ने कहा अनिल को, अनिल तुम तो जा ही रहे हो, ऐसा करना रावत सर को ये पैसे दे देना, तो हो गया। तो देखिए कैश आएगा तो मेरे पास किसकी तरफ से आएगा? 9 तारीख को पैसे मुझे कौन पकड़ाएगा? अनिल। पर क्या कहेगा अनिल कि मेरे हैं? नहीं सर, ये सुनील ने मुझे दिए थे, ये सुनील के पैसे। तो बेटा मैं तो सुनील ही लिखूंगा, टू सुनील। और यहां पर क्योंकि कैश मिला है मुझे, और कैश मिला है कितना? 7800, तो 7800 रुपीज लिखूंगा कैश में। आगे कहता है एंड डिस्काउंट अलाउड 200, और 200 रुपए डिस्काउंट भी दिया है। तो क्योंकि मैं डिस्काउंट के कॉलम तो बना नहीं रहा, तो कहां लिखूंगा इस एंट्री को? जर्नल प्रॉपर में। डिस्काउंट हमने दिया है, नॉमिनल अकाउंट होने के नाते हमारे लिए नुकसान है। नॉमिनल का रूल क्या है? डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अगर नुकसान है तो डेबिट करो और फायदा है तो क्रेडिट करो, तो हमारे लिए नुकसान है। तो यहाँ पे एंट्री जो नीचे कर देता हूं मैं, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम था इसका? सुनील, टू सुनील, SUNIL 200 की। कहां लिखी जाएगी एंट्री? जर्नल प्रॉपर में लिखी जाएगी। ठीक है बेटे, चलिए ये भी हो गया। अब 10th, रिसीव्ड ए चेक ऑफ ₹9000 फ्रॉम एन आउट स्टेशन कस्टमर। आउट स्टेशन हमारा जो शहर है उससे बाहर से चेक आया। जैसे मैं हरियाणा में रहता हूँ, मान लीजिए हरियाणा के किसी दूसरे, मतलब जैसे हिसार में रहता हूँ, किसी दूसरे शहर से आया या दूसरे स्टेट से आया, जो भी है, तो बाहर से आया चेक 9000 का। तो अगर वो चेक 9000 का आया है, अच्छा कोई बात नहीं, द चेक वॉज डिपोजिटेड इनटू बैंक ऑन 11 मार्च, लेकिन वो 10 की बजाय 11 को बैंक में जमा करवाया हमने। ठीक है, तो 10 को तो क्या एंट्री होगी? 10 तारीख को तो एंट्री आपकी चेक इन हैंड होगी ना, चेक इन हैंड। कई बार हो चुका बेटे चेक इन हैंड का क्वेश्चन। कितने का बेटे? 9000 रुपए का। टू, क्या नाम है इसका? कस्टमर का। तो पर्सनल नहीं है तो पर्सनल अकाउंट लिख दूं या कस्टमर अकाउंट लिख दूं? टू कस्टमर। अब भाई अगर उसने मेरे को नाम ही नहीं दिया कस्टमर का, तो मैं कैसे लिख दूं कि राम है, श्याम है, मोहन है? मैं भी ऐसे ही लिख देता हूं कस्टमर, या पर्सनल अकाउंट लिख दीजिए। हालांकि ऐसा होता नहीं है, मतलब रियल में नहीं होता। रियल में कैसे? अगर कोई असली में आप खाते बनाए तो नाम तो होना चाहिए, लेकिन आप तो सीख रहे हो, तो आपको जैसा वर्ड दे वैसा वर्ड कर दीजिए। ठीक है, ओके। अच्छा, अगले दिन 11 तारीख को जमा करवाया और द बैंक डेबिटेड 20 एज कलेक्शन चार्जेस, और बैंक ने 20 रुपए कलेक्शन चार्जेस लगाया है। ठीक है, तो देखिए यहां पर आएगा कितनी तारीख होगा?
चेक मिलेगा हमें, रिसीव्ड ए चेक। अगले दिन चेक 11 तारीख को जमा होगा, तो हम 11 तारीख को एंट्री करेंगे टू चेक इन हैंड। ओके, चेक इन हैंड कितना हुआ भाई? 9,000 का है ना, 9,000 रुपये। और तो हम बैंक में लिखेंगे 9,000। आज जमा करा दिए 11 तारीख को, तो 11 तारीख को लिखेंगे 9,000 रुपये। लेकिन साथ में लिखा है द बैंक डेबिटेड ₹20 एज कलेक्शन चार्ज। बैंक ने डेबिट किया है। ये अभी आपको शायद कंफ्यूज करेगा, डेबिट क्रेडिट। बैंक ने डेबिट किया है, अभी ना भी समझ में आया चलेगा, क्योंकि इसके लिए एक अलग टॉपिक है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, वहां पर आपको क्लियर होगा। सारी चीजें एक साथ क्लियर होना थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी। वैसे बता दूं एक सिंपल लैंग्वेज, जब हम बैंक में पैसा जमा करवाते हैं तो हम किधर लिखते हैं अपनी कैश बुक में? बताओ। ये देखो, जब भी पैसा जमा कराते थे हम बैंक को डेबिट करते हैं। हम बैंक को डेबिट करते हैं, हम कहते हैं बैंक यू आर माई डेटर। ओके, अब बैंक की तरफ चलते हैं। जब बैंक पैसा रिसीव करता है, क्योंकि हमने जमा कराया तो बैंक ने रिसीव किया, तो बैंक हमें करता है क्रेडिट, कहता है रावत सर यू आर माई क्रेडिटर। क्या कह रहा हूं मैं? हम करते हैं डेबिट में और बैंक करता है हमें क्रेडिट में। ठीक है, कभी कभी बैंक हमसे चार्ज लेता है तो बैंक करता है हमें क्रेडिट, डेबिट। बैंक हमें डेबिट करता है और हम करते हैं क्रेडिट में। देखिए, जैसे बैंक ने चार्ज दिया तो हमने क्रेडिट, तो उल्टा चलता है। अगर समझ में आ गया तो ठीक, नहीं आया तो मैंने कहा ना फिर समझा दूंगा। जिनके समझ में आ गया उनका काम चल जाएगा। तो बैंक ने डेबिट किया, यानी हमने नहीं, ये नहीं करा मैंने बैंक में हमने डेबिट किया, बैंक ने डेबिट किया। बैंक ने, वो जो बैंक है उसने डेबिट किया है, तो यानी बैंक ने पैसे घटाए हैं। तो बैंक ने 20 रुपए कलेक्शन चार्ज का, जब दूसरे स्टेशन का चेक आता है तो कलेक्शन का चार्ज लेता है, तो यहां पर लिखेंगे बाई 11 तारीख को बाई बैंक चार्जेस अकाउंट, और 20 रुपए यहां पर भी लगे। 2 बार 20 हो गया, होने तो क्या करें, वो पहले का मामला था, ये अलग मामला है। तो देखिए, एक ही एंट्री इधर भी हुई और इधर भी हुई। ठीक है, मेरा पॉइंट 10 तारीख का भी हो गया। अब 11 का है, issued a check of ₹2,000 to Baldev as advance against our order for machinery, order of machinery। ठीक है, order of machinery worth ₹50,000। 50,000 की मशीन का हमने एक आदेश दिया। जैसे कोई भी आप चीज बनवाते हो तो कई बार ये नहीं होता सर आपको तो ऑर्डर दे के जाना पड़ेगा, ऑर्डर पे हम बनाते हैं 10 दिन में बनाएंगे। मैंने कहा बना दो, कहता है कुछ एडवांस दो। एडवांस तो मांगते ही हैं, तो यहाँ पर हमने उनको 20,000 रुपये एडवांस दे दिए। 50,000 की मशीनरी बननी है और फिलहाल हम उसको 20,000 एडवांस दिया है। तो बताओ अभी कैश कितना गया? इश्यूड नहीं, चेक दिया, चेक दिया तो कितना गया कैश? मतलब चेक से भी जो भी बैंक से जाएगा कितना जाएगा इस वक्त? 50,000 जाएगा या 20,000 जाएगा? बताओ। 50 का ऑर्डर और फिलहाल मैं 20,000 का चेक दे रहा हूं, तो अभी तो मेरे 20,000 ही जाएंगे, तो बैंक में से 20,000 रुपए जाएंगे, तो मैं बैंक में लिख देता हूँ 20,000। अब सवाल है यहां पर तारीख हो गई इसकी 11 बाई, देखिए 2 बार भी 11 हो सकती है, कोई चक्कर नहीं है, 2 क्या 36 बार भी हो सकती है। तो बाई, अब लिखूं क्या? यहां पर बलदेव को दिया मैंने। ओके, किस लिए दिया? मशीन खरीदने के लिए। क्या मशीन आपने खरीद ली? नहीं, 10 दिन बाद खरीदेंगे। हो सकता है 10 दिन बाद अगला साल शुरू होता है, इस क्वेश्चन में तो नहीं हो रहा, पर मैं वैसे ही कह रहा हूं, ये भी तो सकता ना हो जाए, तो फिर वो तो अगले साल की बात चलेगी। इसलिए अभी तो इसको हम परचेज ही नहीं मानेंगे। यस, आपने खरीदने का एडवांस दे दिया तब भी ये मशीन नहीं खरीदी गई, तो क्या कहा? तो इसको उसी के नाम से रखेंगे, बाई बलदेव, कि मैंने बलदेव को दिए हैं और 20,000 रुपए एडवांस। ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख सकते हैं एडवांस। मशीनरी नहीं, ठीक है। ओके, तो ये होता है। अभी तो आपका ऐसे होगा, फिर जिस दिन खरीदेंगे तब बात होगी मशीनरी। अच्छा जी, ये भी हो गया।
अब लास्ट 12th पॉइंट, उस 12th के लिए क्या पॉइंट है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं 12th को करवाने के लिए, क्योंकि 12th मैंने अभी जो पॉइंट्स उठाए हैं ये कोई क्वेश्चन नहीं था, मैंने अलग अलग पॉइंट उठा के बना दिया, लेकिन इसमें मेरा कहीं भी कैश नहीं जा रहा, सिर्फ कैश आई आ रहा है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन इसके लिए बनाने के लिए समझाऊंगा ताकि इस पॉइंट को क्लियर किया जाए। क्वेश्चन कहता है पेड इनटू बैंक आफ्टर रिटेनिंग ₹2000 एट ऑफिस। मान लेते हैं अब मेरा इस पॉइंट से कोई रिलेशन नहीं है, अब मैं इसको मिटा दूं सारे को, या इसमें कुछ एक्स्ट्रा लिख दूं वैसे ही, पर कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए। चलिए इस पॉइंट को इसको मिटा के ही करता हूं। देखिए सिर्फ इस पॉइंट को समझा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन कहता है पेड इनटू बैंक। पेड इनटू बैंक का मतलब होता है, जब पेड के साथ इनटू लगा इसका मतलब होता है जमा करवाया। पेड इनटू बैंक आफ्टर रिटेनिंग 2000 एट ऑफिस, ऑफिस में 2000 रुपए रख के बाकी बैंक में जमा कराया। देखिए मैं कुछ कल्पनाएं कर रहा हूं, हल्का सा क्वेश्चन ले लेते हैं। 10,000, 5,000, 3,000, 2,000, 8,000, 4,000, 10,000। इधर पेमेंट साइड में कैश में 4,000, 2,000, 1,000। इधर पेमेंट साइड में और है कोई 10,000, 30,000, 40,000, कुछ भी हो। इसीलिए मैंने कहा था, मैंने सारा मिटा दिया, कुछ भी बात हो। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। ये कैश आया है, ये बैंक में आया है, ये कैश गया है, ये बैंक गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये पॉइंट मुझे लगता है कि एग्जामिनर 90% चांसेस है कि ये क्वेश्चन पॉइंट जरूर पूछेगा। है आसान, पता है क्या कह रहे हैं, पेड इनटू बैंक, बैंक में जमा करवा दिया आफ्टर रिटेनिंग 2000 एट ऑफिस, ऑफिस में 2000 रुपए रख के। मतलब इसका मतलब यह है कि जितना भी मेरे पास कैश है, पता नहीं कैश 12,000 है, 18,000 है, 40,000 है, कुछ भी है, हमें कैश फालतू नहीं रखना अपने पास। चोरों का डर है भाई, और फिजूल खर्ची का भी है। फालतू पैसा रहेगा तो फालतू खर्च हो जाता है। तो दोनों ही डरों से बचने के लिए क्या करें भाई, बैंक में जमा करा दो। कितना, ये नहीं करा कितना करा दो, कहता है जी 2000 छोड़ के सब करवा दो। किस में छोड़ के, कैश में। जो हमारे पास एक कैश का है और एक बैंक का है, ये कैश वाला है, ये बैंक वाला है। इसमें से इसमें सिर्फ 2000 छोड़ के ये रख के और बाकी सब पैसा बैंक में जमा करें। ठीक है, करें स्टार्ट। यहां कहीं पर इसको टोटल रिसीव्ड्स कह सकते हैं। यहां तक जो टोटल होगा, चाहे यहां पे कर लो और ऊपर कर लो, कोई बात नहीं, के लिए जहां पर भी खत्म हो जाए क्वेश्चन। लेकिन थोड़ा सा जगह छोड़ देना, थोड़ी जगह। अभी तक हम छोड़ते नहीं थे, थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा क्योंकि कुछ लिखना है मुझे अभी। टोटल रिसीव्ड, और यहां पर भी आप कहीं पर एक बार इसका टोटल कर लो, लेकिन इसको टोटल पेमेंट मत कहो। बताता हूं, इस लेक्चर को आपको यहां से बैक करके देखना पड़ेगा। अभी नहीं, अभी तो सीधा देखिए, जब समझ में ना आए तब बैक की बात कर रहा हूं। कैश आना, आना, अभी कुछ और शेष रह गया ना,
जितना आना था आ गया, इस कैश में जो आना था आ चुका। ओके, जाना भी जा चुका क्या? नहीं, अभी जाना बाकी है। क्या जाना बाकी है? 2000 छोड़ के सब कुछ जाना बाकी है कि नहीं? मान गया ना बात? इसलिए इसको तो मैं टोटल रिसिप्ट्स कह सकता हूं, क्योंकि आना तो अब रहा ही नहीं कैश में। ओके, 10 और 5 15, 3 18, 2 20,000। मान गए? कैश में आना बाकी है। ओके, बैंक में आना बाकी है। अगर मैं इसको टोटल रिसिप्ट कर दूं, 8 और 4 12 और 10 22, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो मैंने लिख दिया टोटल रिसिप्ट मेरी 22 हो गई। क्या बैंक में कुछ पैसा और आना बाकी है? हाँ, कितना? अरे अभी तो बताया था 2000 छोड़ के जितना भी कराओगे, 3000 5000 10,000 जो भी फालतू होगा वो सारा जो जमा कराओगे तो बैंक में जमा होगा। इसलिए गलत है, अभी इसको टोटल रिसिप्ट नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि कैश जो बैंक में जमा होगा अभी वो बाकी है। ये पता है मुझे एक रकम आएगी, ये लो मैं एक गोला मार देता हूँ थोड़ी देर के लिए, मुझे पता है यहां पर आएगा, ये नहीं पता कितना आएगा। ओके, इसको मैं क्या टोटल पेमेंट कह दूं? 4 और 2 6 और 1 7 हो जाए। क्या इसे मैं टोटल पेमेंट कह सकता हूं? नहीं। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि अभी एक पेमेंट बाकी रह गई है। कौन सी पेमेंट बाकी रहेगी? बताया था ना अभी, 2000 छोड़ के सब जमा कराना है। इसलिए मैं इसका नाम टोटल नहीं करूंगा, लेकिन वैसे टोटल कर दूंगा, लेकिन वर्डिंग नहीं दूंगा। क्योंकि यदि मैंने इसको टोटल पेमेंट लिख दिया तो फिर और जो पेमेंट होगी उसको क्या कहोगे? इसलिए इसे टोटल पेमेंट नहीं कहेंगे, बस चुपचाप एक लाइन लगा के इसका टोटल कर देंगे। ठीक है? अच्छा जी, ये जो टोटल रिसिप्ट है, ये टोटल पेमेंट यहां पे तो लगा ही देता हूं मैं, टोटल पेमेंट्स। ठीक है, चाहो तो आप बैंक की पेमेंट का टोटल कर सकते हो, क्योंकि बैंक से निकलना तो नहीं है ना, बैंक में जमा होना है, इसलिए इसको कर सकते हैं आप। 10 और 30 40, 40 और 40 80,000। ये मुझे पता है बैंक का टोटल हो गया, ये मुझे पता है कैश आने का टोटल हो गया, लेकिन एक रह रहा है, यहां से माइनस होना है और यहां पर प्लस होना है। एक एंट्री रह गई है। तो देखिए, बैंक वाले में प्लस का कॉलम रह गया और कैश वाले में माइनस का रह गया। कैश वाले में माइनस का रह रहा है, तभी मैंने उसको टोटल नहीं लिखा, और बैंक वाले का टोटल प्लस का नहीं करा है। यही तो पॉइंट छूट गया, बाकी तो कर दिएगा ना। आगे समझ में? ओके, अब चलते हैं आगे। अब मैं इसे यहां नीचे वर्किंग करके दिखाता हूं। कैश आया, हमारे पास टोटल कैश कितना आया? 20,000। अब तक कैश चला गया। अब तक कितना चला गया? अब तक कितना? अब तक गया 7,000। अभी तक कैश बचा हुआ है। ये कोई पेपर में नहीं लिखना, ये तो आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। अभी तक बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है? 20 में से 7 गए तो बच गए 13,000। ये मानते हो? 20 मेरे पास आया, 7 अब तक चला गया तो मेरे पास बच गया 13,000। मानते हो? मान गए 13,000 बच गए। अब है वास्तव में कैश बचाना है, यानी रखना है। कितना रखना है? 2,000। आपके पास बचा हुआ है कितना है? 13, पर आपने रखना कितना है? 2। तो फालतू कैश को बैंक में जमा करवाएंगे। पहले था 20, 10 चला गया, बच गया 13,
13 में से 2 ही तो रखना है, क्वेश्चन कहता है 2 ही तो रखना है, तो मेरे पास फालतू कितना बच गया भाई 11,000। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 11,000 रुपये बैंक में और जमा करवाने पड़ेंगे। और इसको मैं 12 की जगह तारीख डाल देता हूँ, इसको महीने की लास्ट कर देते हैं, जैसे मान लीजिए 31 मार्च को, 31 मार्च को जमा करा रहे। तो देखिए कहाँ से कम होगा कैश, ये है कॉन्ट्रा एंट्री। ये पता चल गया मुझे 11,000 जमा कराना है बस। तो 11,000 तो कैश में कम होगा, इसलिए मैं यहाँ पर अभी जो टोटल पेमेंट है यहाँ पर 11,000 लिखूंगा, टोटल पेमेंट लिखने से ऊपर, ठीक है। और कैश में तो कम होगा, कहाँ जुड़ेगा, बैंक में। ये आ गया ना 11,000 रुपये बैंक में जुड़ेगा। कभी भी बैंक में बैंक नहीं लिखते, और तारीख 31 है तो क्या लिखेंगे बैंक में, टू कैश अकाउंट, और याद आया कॉन्ट्रा एंट्री। और दूसरी तरफ कभी भी कैश में कैश नहीं लिखते तो क्या लिखेंगे, बाई बैंक अकाउंट, और क्या लिखेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री, और तारीख 31 तारीख को। बस अब देखना टोटल पेमेंट कितनी हो जाएगी, 18,000, इसीलिए तो रुका हुआ था। और दूसरी तरफ ये कितना हो जाएगा, 8 और 4 12, 12 10 22, 22 और 1 23, और 33,000। ये लो 33,000 हो, ये टोटल रिसिप्ट होगी टोटल। बस यही पॉइंट था समझने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद इसको मिटा देना, यानी कहीं रफ में कर लेना इसको। आपको तो पॉइंट निकालना था क्या। जो बच्चे थोड़ा सा एडवांस चल सकते हैं वो सीधा भी कर सकते हैं। मेरे पास कितना आया 20, 20 में से कितना गया 7, बच गया 13, 13 में से कितना रखना है 2, तो बाकी फालतू कितना बच गया 11, 11 जमा करा दो। ये समझाने के लिए था, वो जल्दी में समझ में आ गया, ठीक है बच्चे। अब देखिए, अब थोड़ा सा गैप करके बताया था ना, यहाँ पर 1 2 लाइन ऐसे लगेंगी, ऐसे करके, ठीक है बेटा। ये नहीं, ये हो। अब कर लेते हैं, कैश कितना है 20, इधर कितना है 18, तो 20 को 20 ही लिखेंगे, जो ज्यादा वही लिखेंगे ना, फिर इधर भी 20 लिखा जाएगा, ठीक है बेटे। 20 में से 18 गए तो क्या बच गए 2,000 रुपये, और 2,000 को क्या लिखेंगे, बाई 31 तारीख को ही बाई बैलेंस CD। आए समझ में। अब दूसरे का देखो, ये 33,000 है और ये 80,000 है, तो दोनों में से कौन सा ज्यादा है, 80,000, इसलिए 80,000 को यहां लिखेंगे, फिर यहां ही 80,000 लिखेंगे। 80 में से 33 गया तो 3 0 तो ये होगी, 3 और 7 10, और 3 1 4, 4 और 4 47,000 रुपये। तो 47,000 को 31 मार्च को लिखेंगे टू बैलेंस CD। यस बेटे, इसको मिटा दूं नीचे वाले को, ठीक। चल अब आगे चलते हैं, बस हो गया खत्म। अब ये बस अगले महीने में और निकाल दो, क्योंकि इधर CD लिखा है, चाहे इस पे खाली छोड़ दो, ऐसे डैश लगा दीजिए, कोई बात नहीं। इधर CD लिखा है तो CD वाला इधर BD हो जाएगा, और वो भी होगा अप्रैल में, क्योंकि ऊपर मार्च था, तो अप्रैल की 1 तारीख को टू बैलेंस BD। ये वाला CD 2,000 इधर आ जाएगा, कैश वाला ना। और बैंक का देखिए इधर CD हुआ, जिधर CD लिखते हैं उसके दूसरी तरफ BD लिखना पड़ता है, तो अप्रैल 1 को बाई बैलेंस BD कितना भाई 47,000 रुपये। ये लो बस हो गया काम, ठीक। ये पॉइंट था मेन, कोई ज्यादा टफ तो नहीं था, पर फिर भी कई बच्चों को मैंने देखा है वो काफी कंफ्यूज रहते हैं इसमें। तो जब से कंफ्यूज रहने लगे फिर मैं ये नीचे लिख के देने लगा, कितना मेरे पास टोटल आया अब तक, अभी तक कितना गया, कितना अब तक बच गया, मुझे कितना बचाना है 2,000, और फालतू कितना बच गया इतना, इतने को जमा करा दो, ठीक है बेटे। मैं समझता हूँ यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो रिवाइंड करिए। और एक रूल तो याद रखना, दौड़ना नहीं, छोड़ना नहीं, ना तो छोड़ छोड़ के चलो,
और दौड़ना भी नहीं। दौड़ने का मतलब दौड़ो, पर उतना दौड़ो जितना तुम दौड़ सकते, यानी उतनी स्पीड से चलो जितना तुमसे संभले, जितना संभले। अगर आपसे समझ में नहीं आ रहा है तो फायदा क्या उसको भागने का। आप भाई ये समझाया किस लिए जा रहा है, ताकि आपकी समझ में आ जाए, और इसी से तो आपने आगे का जीवन चलाना है। यस, क्योंकि तुम कॉमर्स में आ गए हो, अब तुम्हारा जीवन कॉमर्स का ही बन गया। भाई जैसी स्टडी करोगे उसी से तो आपका जीवन यापन होगा, तो इसको अच्छे से करो। अच्छे चार्टेड अकाउंटेंट बनना, अच्छे क्या ना है कंपनी सेक्रेटरी बनना, अच्छे मैनेजर बनना, लेक्चरर बनना, तो तभी तो बनोगे जब आप ये प्रॉपर करोगे। तो दौड़ना नहीं, छोड़ना है। ओके, बाय बाय।